नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो में एक बैंकर की कहानी सुनाने जा रहा हूं और ये कहानी पूरी तरह से सत्य है। और ये कहानी आप में से काफ़ी सारे बैंकर हैं उनसे भी जुड़ी हुई है। उनकी भी सेम कहानी है, क्योंकि आज बैंकर परेशान है, हैरान है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस परीक्षा की तैयारी के लिए उसने रात रात भर जग कर मेहनत की, एक दिन उसी सरकारी नौकरी को सरकार एक झटके में प्राइवेट कर देगी। दोस्तों, आप कहानी पूरा सुनना। आप अगर निजीकरण के सपोर्ट में है तो आप बताना कि आप निजीकरण के सपोर्ट में क्यों है, और ये जो अन्याय हो रहा है इसका आप समर्थन क्यों कर रहे हैं। और अगर आप निजीकरण के विरोध में है तो आप निजीकरण का विरोध करना और निजीकरण के विरोध में हमारी सहायता करना। साथ में 13 मार्च से लेके 16 मार्च तक दिल्ली में जो बैंकरों का धरना प्रदर्शन है उसमें बड़ी संख्या में पहुंचकर संख्या बल के साथ और हम सबका मनोबल बढ़ाना। आप बैंकर हो या नहीं हो, आप सबको धरने में आना है और साथ में निजीकरण का विरोध करना है। अगर आपको निजीकरण सही लगता है तो आप कमेंट्स में जवाब बताना कि आपको निजीकरण सही क्यों लगता है। तो दोस्तों, मैं अपने दोस्त की कहानी सुना रहा हूँ। मेरे दोस्त ने 2007 में ग्रेजुएशन की परीक्षा पास की प्रथम श्रेणी से। उसने क्लास 10वीं और 12वीं में भी प्रथम श्रेणी से वह उत्तीर्ण हुआ था। 2007 के बाद में उसने 2008 में बीएड की और बीएड करते करते उसने सोचा कि क्यों न मैं भी सरकारी परीक्षा दूं और सरकारी जॉब हासिल कर लूं। तो सबसे पहले उसने ग्राम पंचायत में पंचायत सेक्रेटरी के पद के लिए आवेदन किया, जिसको राजस्थान में ग्राम सचिव या ग्राम सेवक पदेन सचिव बोलते हैं। और प्रथम बार में ही उसका चयन हो गया और उसके बाद में 2008 से 2012 तक 4 साल तक उसने पंचायत सेक्रेटरी के पद पर कार्य किया। उसके बाद में उसको 2012 में ऐसे लगने लगा कि उसको अपना फ्यूचर और अपना कैरियर बनाने के लिए बैंकिंग की तैयारी करनी चाहिए। तो उसने बैंकिंग की आईबीपीएस की तैयारी स्टार्ट की। आईबीपीएस की तैयारी करने के साथ साथ उसने राजस्थान थर्ड ग्रेड परीक्षा, टीचर परीक्षा और आरएएस के परीक्षा के लिए भी अप्लाई किया। और संयोग देखिए दोस्तों, उसने आरएएस प्री परीक्षा प्रथम ही चांस में पास कर ली और साथ में उसका राजस्थान थर्ड ग्रेड टीचर में सिलेक्शन हो गया। तो उसने ग्राम सेवक की नौकरी छोड़ दी और थर्ड ग्रेड टीचर की नौकरी ज्वाइन कर ली। और आईबीपीएस फर्स्ट जो 2012 में लगी थी उसमें भी उसके एग्ज़ाम अच्छे नंबरों से पास हो गई। और उस आईबीपीएस फर्स्ट में आईबीपीएस ने सभी बैंकों की कॉमन एग्ज़ाम ली थी। इंटरव्यू सभी बैंकों ने अलग अलग लिया था और उसके अच्छे मार्क्स के हिसाब से उसको टोटल 15 बैंकों में से इंटरव्यू कॉल लेटर आया और उसने टोटल 15 बैंकों के इंटरव्यू अटेंड किए, जिसमें से 7 में उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ। यूको बैंक, देना बैंक, केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, इंडियन बैंक और कॉरपोरेशन बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। उसमें से उसने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को चूज़ किया क्योंकि उसको इस बैंक का नाम पसंद आया। उस समय उसको बैंकिंग का ज़्यादा नॉलेज नहीं था कि कौन सा बैंक बड़ा बैंक है, कौन सा छोटा बैंक है, लेकिन उसको लगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखाएँ राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इधर नॉर्थ में ज़्यादा है। तो उसने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को चुना और साथ में उसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नाम भी पसंद आया। उसको लगा कि ये इंडिया के प्रमुख बैंकों में है और इंडिया का एक बड़ा बैंक है। 15 जनवरी 2013 को इसने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर की पद पर ज्वाइन किया। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एक कहावत है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में के जो भी ग्राहक है वो बहुत जो बैंक के प्रति वफादार रहते हैं वो बहुत जल्दी तरक्की करते हैं। और वही स्टाफ के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि सेंट्रल बैंक का अन्नदाना जिसने एक बार खा लिया वो आसानी से सेंट्रल बैंक का पीछा नहीं छूटता है। तो दोस्तों, सेंट्रल बैंक में उसका 3 साल में प्रमोशन हो गया और प्रमोशन होके वो स्केल 2 मैनेजर बन गया। और उसके बाद में फिर 3 साल में उसका फिर प्रमोशन हो गया और वो स्केल 3 सीनियर मैनेजर बन गया। और इस बीच उसका केंद्रीय विद्यालय में
टीजीटी और पीजीटी मतलब प्रथम श्रेणी अध्यापक और द्वितीय श्रेणी अध्यापक दोनों के लिए चयन हुआ। केवीएस पीजीटी में उसको हिस्ट्री व्याख्याता के पद पर पटियाला में पोस्टिंग मिली, लेकिन उसने ज्वाइन नहीं किया। और केवीएस टीजीटी में उसको चेन्नई मिली पोस्टिंग, लेकिन उसने वहाँ पे भी ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद में उसको लगा कि बैंक में सब कुछ सही है और उसका फ्यूचर बैंक में सेफ है। लेकिन 2019 के बाद में जैसे ही मोदी सरकार दोबारा से जीत के आई और तो मोदी सरकार ने बड़े फैसले लिए, राम मंदिर, धारा 370, तो वो भी पक्का मोदी भक्त था और पक्का मोदी सपोर्टर था। लेकिन धीरे धीरे जब बात खुद के कैरियर पे आने लगी, निजीकरण की जो न्यूज़ आने लगी, और सबसे पहले जो न्यूज़ आई आईडीबीआई की, कि आईडीबीआई को गवर्नमेंट प्राइवेट कर रही है। तो आईडीबीआई को प्राइवेट करते ही लाखों अभ्यर्थी जिन्होंने उस टाइम पे आईडीबीआई को आईबीपीएस की एग्ज़ाम देते समय इसलिए प्रेफरेंस में भरा था कि उनकी पोस्टिंग सिटी की, आईडीबीआई की ज़्यादातर ब्रांचें रूरल में नहीं है, सिटी में है। तो और बाकी का आईडीबीआई का वर्किंग कल्चर भी अच्छा है। उस हिसाब से काफ़ी सारे कैंडिडेट जिन्होंने आईडीबीआई को प्रथम प्रायोरिटी में, प्रथम प्रेफरेंस में भरा था, तो उनके साथ जो अन्याय हुआ उस समय बाकी के सब लोग चुपचाप देखते रहे और आईडीबीआई वालों ने अकेलों ने संघर्ष किया, बाकी के बैंकर्स ने साथ नहीं दिया। तो इससे क्या है, मोदी गवर्नमेंट का हौसला बढ़ता गया और धीरे धीरे जितने भी बैंक हैं, यहाँ तक कि एसबीआई पर भी निजीकरण का साया मंडराने लगा। और आज अगर आज की डेट में बोल सकते हैं, निजीकरण के हिसाब से जिस हिसाब से सरकार खुलकर निजीकरण को सपोर्ट कर रही है, उससे लगता है कि एसबीआई के अलावा बाकी कोई बैंक सेफ नहीं है, किसी भी बैंक का नंबर निजीकरण में आ सकता है। तो दोस्तों, जिन कैंडिडेट ने आईबीपीएस की तैयारी सरकारी संस्था में जाने के लिए की थी, पब्लिक सेक्टर बैंक में जाने के लिए की थी, अगर उनको पता चले कि उनको 7 साल बाद में, 8 साल बाद में, 10 साल बाद में उनके बैंक का प्राइवेट या निजीकरण कर दिया गया है, तो उस पर क्या गुजरी होगी, ये अब हम महसूस कर सकते हैं। जब आईडीबीआई का निजीकरण हुआ तो काफ़ी बैंकर ने इसको इग्नोर कर दिया और उसका खामियाजा आज सभी बैंकर को भुगतना पड़ रहा है। आज गवर्नमेंट की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि जितने भी बैंक हैं, सब बैंकों को गवर्नमेंट निजीकरण करने के लिए नीति आयोग का सहारा लेकर सब बैंकों को निजीकरण करना चाह रही है। अभी पिछले 2-3 दिनों में गवर्नमेंट के स्टेटमेंट देख के और जिस हिसाब से गवर्नमेंट निजीकरण के पक्ष में फैसले ले रही है, उसको देख के ये लगता है कि फ्यूचर में एसबीआई भी सेफ नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट बैंक सेफ नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट संस्था सेफ नहीं है। यहाँ तक कि ये गवर्नमेंट पुलिस, रेलवे, टेलीकॉम, जितने भी सेक्टर है, आधे बहुत सी जगह उन्होंने निजीकरण कर दिया और बहुत सी जगह वो निजीकरण भविष्य में करने वाली है। अगर अभी सब लोग चुप रहे तो भविष्य में एक वक्त ऐसा आएगा कि सरकारी नौकरियां नाम मात्र की भी नहीं बचेगी। इस गवर्नमेंट ने यूपीएससी जैसी संस्था में भी काफ़ी सारे अभी जो सेक्रेटरी लगाए, जो आईएएस लेवल के पोस्ट होते हैं, वो भी डायरेक्ट लगा दिए बिना एग्ज़ाम लिए। तो दोस्तों, ये गवर्नमेंट क्लियर कट बड़े पूंजीपतियों की सरकार है और इसको आम पब्लिक, आम कर्मचारी, आम बैंकर, किसी से कोई मतलब नहीं है। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी गरीब माँ बाप ने उसके बेटों को कैसे पढ़ाया सरकारी नौकरी की खातिर और उन्होंने कितनी मेहनत से ये मुकाम या ये नौकरी पाई है। इसको केवल और केवल कॉरपोरेट का हित देखना है। और आज जो भी पहले जो लोग कहते थे कि ये सरकार अंबानी अडानी की सरकार है, पहले कुछ लोग कहते थे, लेकिन आज के समय बहुत ज़्यादा लोग मानने लग गए हैं कि यह सरकार वास्तव में अंबानी अडानी की है। काफ़ी टाइम से किसान परेशान हो रहे हैं, 7-8 महीने से सरकार उनकी नहीं सुन रही। बैंकरों को सरकार ने ऑलरेडी परेशान कर दिया है और जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी लोग हैं, सब लोग धीरे धीरे परेशान होते जा रहे हैं और धीरे धीरे जो लोगों में धार्मिक नशा चढ़ाया था वो उतरता जा रहा है और धीरे धीरे लोग इस सरकार की सच्चाई से वाकिफ़ होने लगे हैं।
तो दोस्तों मैं कह रहा हूँ अभी भी जागने का वक्त है। अगर अभी भी नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाएंगे। आज सबको मिलकर जितने भी संस्था है, बैंकिंग ही नहीं जितनी भी संस्था है, सबका निजीकरण का विरोध करना चाहिए। और जिनका ऑलरेडी निजीकरण कर दिया है, आईडीबीआई, बीपीसीएल, एयर इंडिया, उन सबको भी वापस सरकारी संस्था बनाने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों अगर अभी हम नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एसएससी के उन छात्रों को जिन्होंने मोदी रोजगार दो को ट्विटर पर ट्रेंड करवाया, और यहाँ तक कि ये ट्विटर पर भारत में ट्रेंड हुआ पहले नंबर पे, और साथ में पूरे विश्व में भी ये चौथे नंबर पे ट्रेंड हुआ। तो दोस्तों एसएससी के कैंडिडेट अगर इस चीज़ को ट्रेंड करवा सकते हैं तो आप लोग स्टॉप प्राइवेटाइजेशन को ट्रेंड क्यों नहीं करवा सकते। शनिवार और रविवार 2 दिन बैंकों की छुट्टी है, बाकी की सरकारी संस्थाओं की भी छुट्टी है। तो सब लोगों को चाहिए कि निजीकरण का विरोध करे, स्टॉप प्राइवेटाइजेशन को ट्रेंड करवाए, और साथ में गवर्नमेंट को दिखा दे कि अगर गवर्नमेंट ऐसा कोई भी फैसला लेती है तो कोई भी बैंक अकेला नहीं है, कोई भी कर्मचारी अकेला नहीं है, सारे बैंकर एक है, और सारे सरकारी संस्थाएं, सारे पीएसयू जितने भी है सब एक है। गवर्नमेंट को अभी संभल जाना चाहिए। अगर गवर्नमेंट अभी नहीं संभली तो गवर्नमेंट को 2024 में काफ़ी नुकसान होगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील करना चाहता हूं कि 2014 में और 2019 में हमने आपको वोट देकर इतना बड़ा गुनाह तो नहीं किया कि हमारी जो 3-4 सालों की जो मेहनत थी, जिसके बाद में हमने सरकारी जॉब पाई, वो मेहनत आपके एक फैसले ने ख़त्म कर दी और हमारे को सरकारी कर्मचारी से प्राइवेट कर्मचारी बना रहे हो। मैं मोदी से यह भी अपील करना चाहता हूँ कि एक बार आप रियलिटी चेक कीजिए कि आपके निजीकरण के फैसले से आपने कितने भक्तों को खो दिया। मैं खुद एक भक्त था और आज मेरे को इतना गुस्सा आता है कि मैंने क्यों इस सरकार को वोट दिया। दोस्तों मैं आपके सामने अभी भी कह रहा हूँ, आप अभी भी जाग जाइए, अभी भी बहुत कुछ बच सकता है। अगर आप अभी नहीं जागे तो धीरे धीरे ये सरकार सारे देश को बेच देगी, सारे देश की सारी सरकारी संस्थाओं को बेच देगी। भविष्य में आपके बच्चे कभी सरकारी नौकरी का मुंह तक नहीं देख पाएंगे। जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं। किसानों की कोई नहीं सुन रहा है, कर्मचारियों की कोई नहीं सुन रहा है। दोस्तों इस सरकार को केवल इसलिए तो वोट नहीं दिया था कि ये जितने भी फैसले ले, सारे के सारे फैसले कॉरपोरेट के पक्ष में ले। इसने आम नागरिक, मध्यम वर्ग, सब यहाँ तक कि व्यापारी वर्ग भी इस सरकार से खुश नहीं है। और जिस बैंकर ने इसके मोदी सरकार की हर योजनाओं को आगे बढ़ चढ़कर कामयाब किया, PMJDY, PMSBY, PMJBY, सब योजनाओं में बैंकर ने काफ़ी सहयोग किया। नोटबंदी के टाइम पे बैंकर ने रात के 10-10, 11-11 बजे जागकर, यहाँ तक कि सारी रात जागकर काम किया, लेकिन बदले में बैंकर को क्या मिला? बैंकर को मिला प्राइवेटाइजेशन का तोहफा। दोस्तों मैं आपको फिर कहना चाह रहा हूँ, काफ़ी लोग हैं जो कमेंट्स करते हैं कि सरकारी बैंक कर्मचारी या सरकारी बैंकर निठल्ले होते हैं, उनके साथ यही होना चाहिए। तो दोस्तों आप कुछ लोगों के बिहेव या एटीट्यूड से सभी सरकारी बैंकर को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। आज भी बहुत से लोग सरकारी बैंकर से लाभान्वित होकर अपना बिजनेस खड़ा करते हैं, बड़े बड़े व्यवसायी बनते हैं। कितने प्राइवेट बैंक है जो आपको मुद्रा लोन या गवर्नमेंट स्पॉन्सर लोन देते हैं? शायद नहीं के बराबर। कितने प्राइवेट बैंक है जो आपका जीरो बैलेंस में अकाउंट खोलते हैं? आज सरकारी बैंक आज भी भारत के विकास में बहुत आगे है, और अगर आपने सरकारी बैंकों को नहीं बचाया तो आप ये मान लो कि आप भविष्य का भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों मैं ये आपसे आखिरी बार विनती करना चाहता हूँ, आप सोचिए और हो सके तो कल स्टॉप प्राइवेटाइजेशन को कल और परसों में ट्रेंड करवाइए। तो दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर करना और इसको मोदी तक ज़रूर पहुँचाना, ताकि मोदी को पता चले कि उसको वोट देने के बाद
कितने लोग अपनी गलती भुगत रहे हैं और कितने लोगों को मोदी को वोट देने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। धन्यवाद दोस्तों।